जैसा कि आपका डिमांड था कि आप हिस्ट्री के वीडियोस आपको देखना है, हिस्ट्री के से रिलेटेड रिवीजन लेक्चर्स आपको चाहिए, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो इसलिए उसको देखते हुए मैं आपके सामने हिस्ट्री का वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाई वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन? Because of it is a landmark of our history and European और as well as the world. World history और European history दोनों के लिए वो एक लैंडमार्क का काम करता है। After French Revolution, the society was changed and the system of the economy also changed. बहुत सारी बातें चेंज हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो आप स्टडी करके समझ पाएंगे क्या क्या चेंजेस आए। The monarchy system was changed. New government system introduced in the world history. न्यू गवर्नमेंट सिस्टम आप देखेंगे क्या क्या आने वाले समय में ये हुए। इस चैप्टर से आपको समझ में आएंगे कौन कौन सी बातें सोसाइटी ने सीखी, समाज ने सीखी, वो सब इससे देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, एक छोटी सी स्टोरी से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो वो एक इवेंट है। क्या इवेंट है? इवेंट दिया गया है 14 जुलाई 1789। क्या है 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था भाई? ऐसा ऐसी कौन सी घटना घटी थी 14 जुलाई 1789? तो छोटी सी हिस्ट्री में आपने देखा कि पीपल्स जो है कम अराउंड एंड गैदर्ड एंड attack on the fort of the Bastille for the search of the weapons. अब क्यों हुआ ये? क्यों अटैक किया? वेपन्स की खोज में क्यों गए? क्या बात ना? ये storm the prisons and prisoners को रिमूव कर दिया, उन्होंने छुड़ा लिया, प्रिजन को भी storm कर दिया। वहाँ एक जो प्रिजन का जो मैन ऑफिसर था उसको भी मार दिया गया, और सिर्फ 7 जो पर्सन्स थे प्रिजन में, जेल में, बास्टाइल के किले में, फोर्ट में, उनको भी छुड़ा दिया गया। तो क्यों ऐसी घटना हुई? क्या कारण था कि सारी जनता आकर के और बास्टाइल के पूरे किले को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, ईंट से ईंट उसकी बेच डाली, उसकी बुरी आदत सहेजने के लिए लोगों ने उसको खरीदने के लिए, मतलब उसका जो बास्टाइल का जो फोर्ट था वो लोगों की नजरों में बहुत ही एक कहना चाहिए बैड इम्पैक्ट जो शो कर रहा था, है ना, बुरा प्रभाव डालने हुए था। क्या था वो? क्या था? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, है ना, फॉर दैट स्टोरी, बिहाइंड द इवेंट। इस इवेंट के पीछे क्या कारण है, ये हम इस पूरे चैप्टर में वन बाय वन जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, इवेंट क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। What was the event? क्या इवेंट था? 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर, जो स्टार्टिंग की स्टोरी है उस स्टोरी का जो समराइज करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि वो इवेंट ये हुआ था 1789। ठीक है, किस तरह से पीपल गैदर हुए थे, तो वो सारी चीजें आपने देखी इवेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है French society during the late
18th century. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब स्टार्टअप करते हैं कि ये जो घटना हुई थी, ओवरव्यू में आपने देखा था, जो इवेंट हुआ 17 जुलाई 1789। What was the event? What was the reason behind that event? Let's start in 1774। पहले तो समझिएगा 1774 18th सेंचुरी है। 1700 इट मीन 100 मतलब सेंचुरी, क्रिकेट में आप बहुत जानते हैं। 17th सेंचुरी ये कंप्लीट हो गई, 1700 कंप्लीट हुआ, 17th सेंचुरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट डे से क्या स्टार्ट हो गई? 18th सेंचुरी। ठीक है, जैसे 31 दिसंबर को 2020 खत्म हो गया और 1 जनवरी से 2021 स्टार्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंचुरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। तो 1774 इट मींस 18th सेंचुरी के 74 इयर्स हो चुके हैं। 18th सेंचुरी, इसलिए क्या लगा? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी है, 1774 क्या है? 18th सेंचुरी है। अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी क्या है? इन 1774 लुई 16 become a king of France। फ्रांस का राजा बनता है लुई 16। ही इज ओनली 20 years old, सिर्फ 20 साल का था उस समय। तो राजा बनता है, देश को संभालता है, बट वो देखता है कि उसकी ट्रेजरी पूरी खाली है। और क्यों खाली थी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या कारण था। उसके पहले देख लेते हैं लुई 16 की जो शादी हुई थी वो वहीं का जो पड़ोसी देश था, नेबरिंग कंट्री ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी। उसका नाम था मैरी एंटोइनेट। इससे इसकी शादी हुई थी। मैरी from that princess. When he became a king of France, he found that the treasury is empty because of some reasons are there. Questions कुछ इस रिलेटेड भी आ जाता है। What was the reason of empty treasury in France when Louis XVI became a king? तब क्या क्या कारण थे treasury empty होने के? क्या कारण थे आप बताइए, याद करिए, पढ़े हुए हैं ना। What was the first point? His support to America to become independence। अमेरिका को उसने सपोर्ट किया था, बहुत मदद की थी, पैसा भी खर्च हुआ उसका। जब वो राजा बना, मैंने बिकम अ किंग, पैसा उसके पास इतना नहीं था जितने उसके खर्चे थे। तो क्या खर्चे थे? जो फोर्ट था, किला था फोर्ट, उसकी देखरेख, उसके खर्चे भी वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज्यादा थे। आर्मी के खर्चे, उतने नहीं थे। और दूसरा एनवायरनमेंट की स्थिति उस समय ये थी कि एनवायरनमेंट के कारण रक्षण उतना अच्छा नहीं हो पाया, और जो इनको टैक्स मिला करता था वो टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, नॉट इंक्रीजिंग द टैक्सेस। अब टैक्सेस की बात करते हैं तो इनको पैसा आता कहां से था? प्रेसिडेंट थी तो पैसा आता कहां से था? टैक्सेस से।
अब हम टैक्सेस के बारे में समझते हैं। तो देयर वाज द 3 स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट्स थे। उन 3 स्टेट्स से टैक्सेस इनको किस तरह से मिलता था, क्या स्ट्रक्चर था उनकी सोसाइटी का, वो हम देयर वाज 3 स्टेट्स। First estate, second estate, and third estate. क्या कंडीशंस थी इनकी? फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग आते थे? फर्स्ट एस्टेट में क्लैरिटी पर्सन्स आते थे, बिशप्स वगैरह जो थे वो लोग इसमें इस ग्रुप में आते थे। इन सेकेंड स्टेट persons belongs to nobility. नोबल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते थे, जो राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे। थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे। कौन कौन थे थर्ड स्टेट में? थर्ड स्टेट में थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर, आपको देखने में लगेगा फर्स्ट स्टेट में लगभग मात्र 0.5% के टोटल पॉपुलेशन, 1.5% एप्रॉक्स जो थे वो सेकंड स्टेट से, एंड ओवर 98% पीपल, ये 1.5 या 0.5, 98% जो है थर्ड स्टेट में थे। पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स वगैरह थर्ड स्टेट में, और भी बिजनेसमैन वगैरह वगैरह, बिजनेसमैन देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई मर्चेंट्स, तो ये सारे लोग जो हैं थर्ड स्टेट में आते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं, दे एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज ऑन द बर्थ। जन्म के आधार पर उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली। दे एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, टैक्स देने से भी उनको छूट थी, सबसे बड़ी और बहुत सारी सुविधाएं मिला। दे कंप्राइजेस आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओनली 0.5%, बट दे हैव लार्ज प्रॉपर्टी, सो मेनी प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। इसके अलावा दे कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड स्टेट और द पीपल्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट, दैट इज 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का 1/10 जो है वो ओवरऑल टैक्स डायरेक्ट दिया करते थे। कितने सारी सुविधाएं, ये टैक्स देते नहीं थे, इनको टैक्स मिला करता था। किससे मिला करता था? प्रोडक्शन का 1/10। इस टैक्स का क्या नाम था? इस टैक्स का क्या नाम था? दैट इज टाइड। प्रिपेयर फॉर द 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज टाइड। तो टाइड इज अ टाइप ऑफ टैक्स कलेक्ट बाय द कलेक्टर ऑफ फर्स्ट स्टेट पर्सन्स, ओके, फ्रॉम द थर्ड स्टेट, peasants or merchants, peasants ना, for
1/10 ऑफ देयर प्रोडक्शन, उनके जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसके 1/10 का वो परचेज करते थे, सॉरी कलेक्ट करते थे, दैट इज टाइप। एंड देन सेकंड स्टेज दैट इज नोबेलिटी। नोबल पर्सन्स आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, ये भी फ्री फ्रॉम टैक्स थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ये दोनों टैक्स से प्रिवेट थे, ठीक है, एज फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, सो टैक्स से। और थर्ड स्टेज के लोग ही जो थे उनको टैक्स देना पड़ता, दे पे टैक्स। और थर्ड स्टेज के 90% लोग टैक्स दिया करते थे। अब ये लोग जो टैक्स दिया करते थे, अब इनको दो टैक्स, एक तो ये देना है और दूसरा टैक्स देना है इनको किंगडम सिस्टम, जिसको हम स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेट को टैक्स देते थे। तो स्टेट को जो टैक्स देते थे उसका नाम था टैक्स। This type of tax is paid by the third state to the government. उस समय की गवर्नमेंट जो स्टेट थी, जो किंगडम सिस्टम था, उसके इनको देना पड़ता था। तो नोबेलिटी के लिए मतलब किंग के लिए भी टैक्स देते थे और टाइप देते थे 1/10 स्टेट जो है कलेक्शन फर्स्ट स्टेट के लिए। तो दो प्रकार के टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। ये सोसाइटी पे टैक्सेस का स्ट्रक्चर था, जिससे वहाँ जो किंगडम सिस्टम है या राजा जो है उसको इनकम होती थी इससे। ठीक है, यहां तक आपको ये अंडरस्टूड हुआ। आगे देखते हैं कि ये तो ठीक है सिस्टम, चलो टैक्सेस दे रहे हैं, इनको एग्जम्पशन है, टैक्स नहीं मिल रहा है, और क्या स्थिति थी वहां की। नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The struggle to survive during 1715 to 1789, 1715 to 1789, the population of the state increased. Population of the state means फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई 23 मिलियन टू 28 मिलियन। अब भाई इतने लोग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेंगे, तो क्या होगा, निश्चित रूप से कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट, आप उनको क्या प्रोडक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा था, टैक्सेस अलग से देना पड़ रहे थे उनको, किसको, थर्ड स्टेट के लोगों को, जनता को, आम जनता को, ये स्थिति थी वहां की। तो सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल इनको करना पड़ता है। दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। फॉर लाइवलीहुड दे वर्क इन agricultural fields and other etc. activities. And due to increase in the population, the demand for food grains increased, but production remains constant. Production नहीं बढ़ रहा, so the price is also increased. Price बढ़ने लगी, the price of the bread increased and increased, so the struggle for the people, for the poor peoples, so many problems. Okay, and the gap between the rich and poor increased, so the substance crisis were there. Substance crisis वर्ड का मतलब होता है जीवन जीने के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं दैनिक दिनचर्या में। तो ये पॉइंट यहाँ पर स्ट्रगल टू सर्वाइव।
ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये पॉइंट्स भाई जो इवेंट हुआ था 1789 का, उसके पीछे क्या कारण था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि वहाँ जो किंगडम सिस्टम था उसकी क्या स्थिति, ट्रेजरी खाली थी, वो संभाल नहीं पा रहा था सही तरीके से अपने शासन प्रशासन को। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल टू सर्वाइव। जनता जो है स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव करने के लिए, है ना, जीवन जीने की सस्टेंस क्राइसिस जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। समाज जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ये सारी कारण आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, वो जो घटना घटी उसका बैकग्राउंड चल रहा है, ठीक है ना। ये सीन चल रहा है, पिछला सीन में क्या हुआ था, ठीक है ना। ड्राइंग अ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग थे, कौन थे मिडिल क्लास के लोग? जो बिग फार्मर्स मान लीजिए आप, बिग फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने घूम फिर करके इधर उधर और पैसा कमा लिया था, है ना, दूसरे देशों में व्यापार करके, अपने ही देश में बड़ा व्यापार करके, बिजनेस करके। तो देख लो इमर्ज, ओके, वो पैसे वाले बन गए थे। एंड सम पीपल्स आर एजुकेटेड, सम पीपल्स आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे भी थे। कौन कौन थे इसमें? बिजनेसमैन, लॉयर्स और सम एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो गवर्नमेंट में ही थे, वर्क करते थे, ठीक है ना, वो लोग पैसा कमा करके इमर्ज होते, बड़े होते। तो मिडिल क्लास जो है ड्राइंग बढ़ रही। आप पढ़ लिख जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, तो बराबरी पर खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो कहेंगे हम थर्ड स्टेट में हम ही टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक पॉइंट आपने यहाँ पर दिया, ठीक है, ड्राइंग ऑफ मिडिल क्लास, एक नई क्लास जो है वहां पर बन चुकी है, मिडिल क्लास ग्रोथ। और एक और पॉइंट था कि मिडिल क्लास के इमर्ज होने के लिए कुछ और लोग भी बैकग्राउंड में हेल्प सपोर्ट कर रहे थे। वो सपोर्टिंग सिस्टम क्या था? वो सपोर्टिंग सिस्टम था रोल ऑफ फिलोसोफर। वो फिलोसोफर्स कौन होता है? जो एजुकेटेड होता है, जानकार होता है, पढ़ लिख करके वो कुछ लोगों को ज्ञान दे सकता है। ये जनरल आप इसको मीनिंग में समझ सकते हैं। तो कुछ फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक हिंदी वर्ड इसका रहता है। तो वो फिलोसोफर्स के कुछ विचार थे, वो विचारों से लोग प्रभावित थे, और उन्हीं विचारों को स्टडी करके मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ था। तो ये फिलोसोफर्स थे, फर्स्ट जॉन लॉक, सेकंड रूसो, थर्ड मोंटेस्क्यू। ये जो 3 लोग थे, इन लोगों के कारण, इनके विचारों से प्रभावित होकर के मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ। इन्होंने स्टडी के विचारों को समझा और फिर वो बराबरी पर खड़े होने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। वो 3 लोग जो थे, जिनमें जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनके विचार क्या थे, थोड़ा इन पर भी नजर डाल लेते हैं। जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कुछ विचार दिए थे। देखिए ये लोग विचारक थे, अपनी बुक्स वगैरह लिखते थे। तो इन्होंने जब अपनी थीसिस दी, जो अपने विचार दिए टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में, उससे लोग प्रभावित हुए। क्या विचार थे ये? इन दिस बुक
John Locke criticized the doctrine power of the monarch. What is doctrine power? कि वो भगवान है, ईश्वर के समान है, ईश्वरीय सत्ता है, भगवान के समान वो सत्ता नहीं है। किसका कहना था? वो भी एक इंसान, हम भी एक इंसान, ऐसा इनका कहना था। तो जो नोबल फैमिली थी या किंगडम सिस्टम था, तो किंगडम का जो डॉक्ट्राइन पावर था उसको इसने क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की, और इसका स्टडी किसने किया? मिडिल क्लास के लोगों ने किया, और वो इस स्थिति को स्वीकार किया, और उन्होंने भी माना कि हम भी बराबरी पर खड़े हो सकते हैं, हम भी ग्रो अप होकर के राजा के बराबरी पर आ सकते हैं। ये विचार उनके सामने है। और नेक्स्ट पॉइंट, रूसो एक महान विचारक, इन्होंने भी कुछ अपना विचार दिया। His opinions about the social contract, social contract, इन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट, he advised that the government should be on the basis of social contract, on the basis of social contract. It means the representatives are there from the society, appointed in the government, not whole power in the hands of kingdom or king. Okay, ऐसा जिसका कहना था, ये भी बात इन्होंने मानी कि सही बात है, राजा अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चला सकता है, ये भी ये सीख है मिडिल क्लास को ना। उन्होंने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब हमारे देश से भी कुछ लोग जाना चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं ना गवर्नमेंट का न्यू सिस्टम, ये सब इन्हीं लोगों के बेसिक्स पर हमने आगे सीखा समझा, और समाज वहां से यहाँ तक ग्रो हुआ है सोसाइटी। तो ये महान विचारक थे, इसमें दो मत की बात नहीं है। ये हमने देखा, और क्या हमने सीखा? मॉन्टेस्क्यू ने क्या विचार दिया? मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में, बुक का नाम क्या था वो देख लीजिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ he advised some institutions in the government में कुछ institutions होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो इन्होंने समझाया। इनका कहना था गवर्नमेंट जो है, किंग की जो गवर्नमेंट है, वो किंग के हाथों में ही पूरा पावर नहीं होना चाहिए। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, तो यहां देखते हैं अमंग द लेजिस्लेचर and executive and the judiciary। जो किंग की पावर है वो इन तीन सिस्टम में डिवाइड होना चाहिए। कितना अच्छा विचार उन्होंने दिया मॉन्टेस्क्यू ने, जो आज फॉलो हो रहा है। लेजिस्लेचर आज आप देखते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, ज्यूडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देख रहे हैं आप कि नहीं, है ना? तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं वो सब इन्हीं की देन, इनके विचारों की ही देन है। तो लेजिस्लेचर मतलब इनकी पावर्स हैं, इसके किंगडम की जो किंग की पावर है वो इनकी अलग अलग सिस्टम में डिवाइड होना चाहिए। ये किसके विचार थे? अब इनके विचारों का, तीनों के विचारों का जो मिडिल क्लास ने स्टडी किया, तो इनका दिमाग ही चेंज हो गया कि भाई बहुत बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो ये बदलाव चाहने लगे, चेंज चाहने लगे।
ये असर समाज पर होगा। स्टडी में इवन टी स्टॉल, चाय की दुकानों पर, किराने की दुकानों पर, समाज में लोग जहां इकट्ठा होते वहां ये डिस्कशन हुआ करते थे कि भाई बदलाव आना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी ना, द पावर्स शुड बी डिवाइडेड इन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सिस्टम ना, नॉट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। एक आदमी के हाथ में ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी रिलेटेड विद सोशल कॉन्टेक्ट, हमारे मुझसे भी कुछ लोग जानना चाहिए भाई गवर्नमेंट में, तब तो वो हमारी सुनेंगे, राजा हमारी नहीं सुनता, ये विचार रखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के विचार जो थे ये मिडिल क्लास इमर्ज करने का बहुत है। ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, सोसाइटी ऑफ द फ्रांस। आगे का पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए कि किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए डिटेल्स में ना जाकर के मैं शॉर्ट में मेजर पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको मालूम होना चाहिए। ये पॉइंट्स ही हैं, राइटर्स ऑफ दिस बुक्स कौन है ना, तो ये जनरल पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स। आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या देखा? स्ट्रगल टू सरवाइव है ना, लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, कंडीशन क्या थी ना। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रो एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन है ना, महंगाई बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ गई और फिर भी वो क्या, वो तो डिमांड करेंगे ही भाई है ना, खाने पीने की कमोडिटीज़ के लिए। तो दिस लेड सब्सटेंस क्राइसिस, उसके कारण से जो जीवन जीने का जो संकट है वो पैदा हो गया था, जीविका का संकट। सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब क्या हुआ? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर अ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड है ना, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो एंडेंजर्ड हो, खतरे में हो। और क्या आपने देखा? ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन 18th सेंचुरी विटनेस इमर्ज द मिडिल क्लास है ना, विच वाज एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग थे है ना, वो ये विरोध कर रहे थे प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स थे एज जॉन लॉक, रूसो है ना, फ्रेंच फिलोसफर्स, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee individual rights was an important example of political theories of France। उन्होंने बोला कि अमेरिका का जिस कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार का बना है उस प्रकार से यहाँ भी जो है पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए लोगों के लिए। तो ये कुछ विचार इन्होंने दिए। द आइडियाज़ वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली है ना, सैलून मतलब जो कॉफ़ी हाउस और सैलून जो हैं ना, बार्बर्स वगैरह के यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर्ड होते हैं जनरली, कॉफ़ी हाउसेस में लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर और न्यूज़पेपर्स जब रीड करते हैं तो बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये सब बातें सामने आने लगी कि हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की होना चाहिए। तो ये जो है मिडिल क्लास इमर्ज हुई और उनके विचार जो है प्रभावित थे। किन लोगों से प्रभावित थे? जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, जो कि मैंने अभी आपको समझाया।